स्टार्ट करते हैं। सो पॉलिटी सेक्शन से स्टार्ट करें हम। अगस्त मंथ का ये विजन का जो करंट अफेयर्स डॉक्यूमेंट है उससे, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, ठीक है, ऑल्सो शॉर्टली नोन एज पैसा एक्ट, ठीक है। तो अभी न्यूज में किस लिए था, रिसेंटली छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने पैसा एक्ट जो था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स नोटिफाई किए थे, ठीक है। जैसे सबसे पहले लॉ आता है। लॉ एक बहुत ब्रॉड एक स्केलेटल कह सकते हो, स्केलेटन होता है, ठीक है। रूल्स फिर उसके अंदर कोडिफिकेशन होते हैं कि हाँ ये सर्टेन चीज कैसे कैसे होनी है। तो सपोज आरपीए के अंदर अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। अब उसके अंदर ये बोला गया है कि डॉक्यूमेंट चाहिए होगा कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए या लिंक करने के लिए, ताकि हमारा जो वोटर आईडी है वो यूनिक हो, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो ये अब रूल्स के अंदर पता लगेगा, ठीक है। तो ये दो चीज डिफरेंस होता है लॉ और रूल्स के बीच में, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब पैसा एक्ट जो है ये स्पेसिफिकली कुछ एरियाज के लिए लाया गया था जहां पे ट्राइबल डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो पैसा एक्ट शेड्यूल 10 जो स्टेट्स हैं, सॉरी शेड्यूल 5 जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए लाया गया था, ठीक है। तो शेड्यूल 5 में स्टेट्स कितने हैं, तो हमारे पास 10 स्टेट्स है टोटल। यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, आंध्रा, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है। इन स्टेट में ऑलरेडी पैसा जो है वो आ चुका है, बट इसके अलावा भी कुछ और स्टेट्स हैं जिनमें भी नहीं आए हैं, ठीक है। तो टोटल 10 स्टेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, आंध्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना, ठीक है। तो ये टोटल 10 स्टेट्स है। आउट ऑफ दीज 10 स्टेट अभी भी बहुत सारे, मतलब दो तीन ऐसे स्टेट्स अभी भी बच रहे हैं जिन्होंने अभी तक ये रूल्स नोटिफाई नहीं किए, ठीक है। तो इसलिए जो एक्ट जो लाया गया था पैसा का, वो भले ही एक्ट ला दिया, लेकिन उसको एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल चाहिए थे वो अभी भी बहुत सारे स्टेट्स ने अप्लाई नहीं किए, ठीक है। तो ये एक मेजर चैलेंज रहता है हमारे लिए, ठीक है, कि लॉ आ जाता है या जैसे हम एक फ्रेज यूज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। तो लेटर में क्या है कि थ्योरेटिकली ला दिया, लेकिन क्या वो एक्चुअली में ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हुआ, क्या उसका जो एसेंस था या जो स्पिरिट थी, क्या वो फुलफिल कर पाया वो, ठीक है। तो वो वाला चीज यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि लेटर में तो आ गया बट नॉट इन स्पिरिट, ठीक है। अब पावर क्या दे रहा है पैसा के अंदर, ठीक है। तो पैसा के अंदर पहले हम थोड़े से प्रोविजन देख लेते हैं। तो पहला ये चीज था कि स्टेट लेजिस्लेशन ऑन पंचायत शैल बी इन कंफॉर्मिटी विद द कस्टमरी लॉ, ठीक है। तो ऑल्दो ये एक्ट जो है ये पार्लियामेंट ने बनाया था, लेकिन इसके अंदर बहुत लिबर्टी दिया गया था स्टेट लेजिस्लेशंस को कि वो अपने ट्राइबल्स के हिसाब से पैसा के अंदर ट्वीक कर सकते हैं या जो रूल्स है उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ताकि वो कंफॉर्मिटी में रहे कस्टमरी लॉ के साथ, ठीक है। अल्टीमेटली ट्राइबल्स के लिए स्पेसिफिक चेंज लाने की क्यों जरूरत थी, कि हमारी वो जो पंचशील की पॉलिसी है जो नेहरू जी के टाइम से चल रही है, ठीक है, जिसके अंदर ये बोला था कि ज्यादा इंक्रोचमेंट नहीं करना है ट्राइबल्स के साथ, उनके जो कस्टमरी या वे ऑफ लिविंग है उसको रिस्पेक्ट करना है, और उनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जो इंटीग्रेशन है वो एक फ्री विलिंग इंटीग्रेशन होना चाहिए। मतलब हम जबरदस्ती उनके ऊपर मेन स्ट्रीम में आने का दबाव नहीं डाल सकते, वो अपने हिसाब से अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहे, वो हमारा आइडिया रहेगा, ठीक है। तो उसी स्पिरिट के अंदर था कि ये पैसा एक्ट हम लोगों ने, या जो पंचायत वाला जो एक्ट है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, उसको हमने चेंजेस के साथ अप्लाई किया ट्राइबल एरियाज में, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे लिखा है एवरी विलेज शेल हैव अ ग्राम सभा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिस्टिंक्ट हो जाता है फ्रॉम द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे जो बाकी एरियाज में लगा था, वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारे गांव होते हैं, जैसे 3-4 गांव है तो उनको मिला के एक ग्राम सभा बना दी। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एवरी विलेज, ठीक है। तो ये थोड़ा इस चीज पे माइंडफुल रहना कि मल्टीपल विलेज का मिलके ग्राम सभा नहीं मिलेगा, हर एक विलेज का एक ग्राम सभा होगा, ठीक है। एंड उनके उनके अंदर लोग कौन होंगे, तो ग्राम सभा क्या है, वो इलेक्टोरल रोल जिन जिन लोगों के गांव में बने हुए उन सब का एक यूनियन हो गया, ठीक है, वो ग्राम सभा है। एवरी ग्राम सभा टू सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशनल एंड traditions and custom of people, including their cultural identity, community resources and customary mode of dispute resolution, ठीक है। उनका अपना कुछ कोर्ट वगैरह हो सकता है या अदालत टाइप का कुछ अपना सेटअप हो सकता है
जुडिशियल वर्डिक्ट देने का, ठीक है, अगर वो अपने लेवल तक उसको मानते हैं तो, ठीक है, अगर वो नहीं मानते तो फिर वो आगे हाई कोर्ट वगैरह वहां जा ही सकते हैं, लेकिन अपने लेवल पे एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इनका रहेगा, ठीक है। ग्राम सभा शेल हैव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अप्रूविंग डेवलपमेंट वर्क्स इन विलेज, आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरी, इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ यूटिलाइजेशन एंड पावर टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो पता होने चाहिए पैसा एक्ट के अंदर, या प्रोविजन जो है पता होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और अच्छा इसके अंदर या इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, रिजर्वेशन टू एसटीज, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम 50%, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन ऑफ विलेज पंचायत एट ऑल लेवल, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए प्रोविजन क्या है पैसा एक्ट के। लार्जली अगर इसके बेनिफिट्स देखोगे, क्या पावर मिलती है ग्राम सभा को इसके अंदर, तो एक तो पावर मिलता है कि वो लैंड एक्विजिशन या लैंड का एलिनेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर कोई लैंड एलिनेट हो गई है तो उसको वापस रिक्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को, फंक्शनरीज को इन ऑल सेक्टर्स एंड लोकल प्लान्स। देन मैनेज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जो भी फल, छोटे मोटे प्लांट बेस्ड कुछ भी आइटम्स, ठीक है, वो सब ये कलेक्ट कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट द कंजम्पशन ऑफ लिकर, मैनेज विलेज मार्केट, कंट्रोल मनी लेंडिंग एक्सेट्रा। एंड लास्टली, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस फॉर माइनर मिनरल्स, ठीक है। तो किसी को भी कोई कंपनी है जो माइनर मिनरल जो है वहां से एक्सट्रैक्ट करना चाहती है, तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल जो है वो ग्राम सभा के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर है ग्राम सभा के अंडर, अंडर द पैसा एक्ट, ठीक है। अब ये पैसा एक्ट आया कैसे था, तो दिस वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक तो हम देबार कमेटी पढ़ते हैं, वो था आई थिंक 1960s का। उसके बाद दिलीप सिंह भूरिया कमेटी है, इसके रिकमेंडेशन पे पैसा एक्ट बनता है, ठीक है। और आई थिंक देबार कमेटी के रिकमेंडेशन से शायद पीवीटीजीज बना है। अब सिंस ये जो पूरा एक्ट है ना, ये ट्राइबल से रिलेट करता है, तो कई बार ना कंफ्यूज हो सकते हैं हम लोग कि कौन सी मिनिस्ट्री इसमें नोडल मिनिस्ट्री होगा। तो यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री पैसा के लिए इट्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। प्रीलिम्स में ऐसा डाल सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग पैसा एक्ट, तो ऐसा नहीं है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। सो पैसा एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है ट्राइबल स्टेट्स को विच आर अंडर द विच आर अंडर द 5th शेड्यूल, ठीक है, और अंडर आर्टिकल 244, ठीक है। तो उन सब स्टेट्स को ये स्पेशल राइट्स या ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है पैसा की, तो प्रोटेक्ट करता है इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आपके पास थोड़े बहुत एग्जाम्पल होने चाहिए, जैसे नियामगिरी हिल्स उड़ीसा के अंदर, तो यहाँ पे कोंड ट्राइब थी, ठीक है। उन लोगों ने एक साउथ कोरियन स्टील बेस्ड कंपनी थी, आई थिंक शायद उसका नाम पॉस्को था, ठीक है। तो पॉस्को वहां पे माइनिंग करना चाहती थी, बट नियामगिरी ये जो कोड है इन्होंने उसके लिए अप्रूवल नहीं दिया, ठीक है। तो वो कैंसिलेशन हो गया था उस माइनिंग का। तो वो आप समझ सकते हो कि प्रोटेक्ट इकोसिस्टम कर रहे हैं वो लोग। एम्पावरिंग ग्राम सभा इन अप्रूविंग डेवलपमेंट प्लान्स, reducing grievance of tribal people, safeguard tribal culture and their right, and building trust and integration with the mainstream, ठीक है। तो ये है कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ पैसा एक्ट जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट चैलेंजेस, ठीक है, एक मेजर इश्यू क्या रहता है, क्यों ये पैसा जो है लेटर स्पिरिट में नहीं आ पाता। जैसे अभी हमने देखा कि रूल जो थे 1996 में ये एक्ट पास हो गया था, लेकिन रूल्स अब जाके छत्तीसगढ़ ने लागू किए हैं, एंड कुछ स्टेट ने तो अभी तक लागू भी नहीं किए हैं, ठीक है। व्हाट आर द इश्यू, पहला है अवेयरनेस, ठीक है। तो जब भी आप आई गेस इन ऑल द जीएस पेपर, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम बतानी हो, ठीक है, कि आपको चैलेंजेस दिखाने किसी एक स्पेसिफिक इश्यू के कंटेक्स्ट में, तो ऑलवेज फॉलो दिस 3A अप्रोच। 3A अप्रोच क्या है? 3A का मतलब है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस, ठीक है। तो कोई भी इश्यू अगर आपको कोई भी आप इश्यू देख रहे हो,
तो आप उसको हमेशा इन 3 डिमेंशंस में एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब चैलेंजेस जो है इन 3 डिमेंशन में एक्सप्लेन कर सकते हो कि या तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या लोगों के पास वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, या अगर एक्सेसिबल है तो वो अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, तो ये 3 अप्रोच थोड़ा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हम एक ये देख रहे हैं, दैट इज अवेयरनेस, कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों में मतलब जो लोकल ट्राइबल्स है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो इलिटरेट है। अगर आप जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको इंडिया के जो एवरेज लिटरेसी रेट से कंपेयर करोगे तो वो बहुत कम है। तो इसी चीज का फायदा कई बार ऑफिशियल्स उठा लेते हैं कि वो इलिटरेट हैं, या फिर जो कोई पॉलिटिकल स्ट्रांग मैन हो गया वो उठा लेता है इन सब चीजों का फायदा। ठीक है, तो अवेयरनेस की कमी है ट्राइबल्स के पास, उनके राइट्स के बारे में उन्हें नहीं पता। दूसरा, लिमिटेड ऑटोनॉमी है। ठीक है, जनरली यहाँ पे बहुत लिमिटेड फंक्शंस इनको दिए गए हैं। ठीक है, तो जिसके चलते ये इफेक्टिवली अपना जो काम है वो कर नहीं पाते। नेक्स्ट, वायलेशन। सो वायलेशन वायलेशन ऑफ प्रोविजन अंडर पैसा। ठीक है, कई बार क्या करते हैं ऑफिशियल्स, पैसा के अंडर जो प्रोविजन है उनको बाईपास करने के लिए कोई और एक्ट का इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट है, LARR। ठीक है, ये 2013 का एक्ट जो था, इसको कई बार यूज किया जाता है टू बाईपास सेफ गार्ड्स अंडर पैसा एक्ट। ठीक है, तो ये भी एक इश्यू देखने को मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन में इश्यू है। तो अगेन, जब भी पॉलिटी का जो क्वेश्चन आप लिखने जाओ और उसमें चैलेंजेस लिखो, तो उसमें आप ये कीवर्ड हमेशा यूज कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन इन गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर इन स्पिरिट। ठीक है, कि थ्योरेटिकली तो है लेकिन ग्राउंड के ऊपर वो लागू नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपर्टीज। तो जनरली पैसा एक्ट को ऐसे ऑफिशियल्स इंप्लीमेंट करवा रहे होते हैं जिनको खुद ट्राइबल कल्चर की जानकारी नहीं होती। सो उस सेंस में जब उनको जानकारी नहीं होती तो वो इफेक्टिवली अपना काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एक इशू फेस करने को मिलता है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ठीक है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, प्रॉपर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये सब कुछ चैलेंजेस है, ये अफेक्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ ग्राम सभा। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी। तो ये दोनों साइड से बोल सकते हो, तो ऑफिशियल के साइड से भी क्लैरिटी नहीं है, ट्राइबल्स के साइड से भी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज देयर सर्टेन एम्बिग्विटी इनहेरेंट इन द लॉ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक इस लॉ के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया, कंसल्टेशन। ठीक है, तो कई बार वो कंसल्टेशन को मेयरली कंसल्टेशन ही मान के चला जाता है कि बस उनसे डिस्कस कर लिया, एंड देन वो चाहे हाँ बोले या ना बोले उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये एम्बिग्विटी बनी रहती है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था जो 3 जजेस केस था, तो पहले कंसल्टेशन को सिर्फ कंसल्टेशन माना गया था। सेकंड जज का केस के अंदर उस कंसल्टेशन को कंकरेंस मान लिया गया था। ठीक है, कि एग्रीमेंट होना चाहिए जुडिशरी की तरफ से। ठीक है, तो वैसे ही आई थिंक यहाँ पे भी एक क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन लेने की जरूरत है। यहाँ पे कंकरेंस मानेंगे तभी आई थिंक इफेक्टिवली उस चीज को कर पाएंगे। एंड लास्टली, ओवरलैपिंग फंक्शन। ठीक है, तो ग्राम सभा के जो रोल है वो कई बार और एनजीओज या सेल्फ हेल्प ग्रुप वो भी परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो उस सेंस में जो इफेक्टिव पावर होती है ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत के अंडर पैसा एक्ट, वो भी सबवर्ट हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। इसमें और भी हो सकते हैं, तो आप देख लेना। अभी के लिए तो हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अब वे फॉरवर्ड पे आते हैं। तो पहला वही जो हमने चैलेंजेस बताए थे उन्हीं के आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपके चैलेंजेस डिफरेंट हो और सोल्यूशन टोटली डिफरेंट हो। ठीक है, उनमें कॉन्टिन्यूटी दिखनी चाहिए। तो पहला अवेयरनेस। ठीक है, आई थिंक इस पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फंडिंग। ठीक है, तो फंडिंग प्रॉपरली देने की जरूरत है। जैसे अभी फाइनेंस कमीशन भी ग्रांट जो है वो देती है ट्राइबल एरियाज के लिए। ठीक है, रिकमेंड करती है। तो इसी तरीके से हम लोग लॉ के अंदर थोड़ा और चेंज करके कोशिश कर सकते हैं कि इनको फंडिंग जो है वो प्रॉपरली मिले। नेक्स्ट, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि ट्राइबल जो काउंसिल्स है डोमिनेटेड रहती है बाय मोस्टली मेल्स इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, एंड इसीलिए अप्रोप्रिएट मेजर लेने की जरूरत है कि एटलीस्ट 1/3 पार्टिसिपेशन वुमेन का रहना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिटी ओनरशिप। ठीक है, तो ट्राइबल्स में ये एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि वहां पे कम्युनिटी ओनरशिप का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी लैंड किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये सबकी लैंड है। ठीक है,
सो कॉमन ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल वाला कॉन्सेप्ट चलता है, विच इज वेरी गुड थिंग, ठीक है, कि सब लोग मिलके यूज करें। इसी कारण हम ट्राइबल्स में देखते हैं कि इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ कर सकते हो, ठीक है, लाइक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इन सब में एक यूनिफॉर्मिटी ला सकते हो जिसके थ्रू पैसा एक्ट के जो प्रोविजन है वो सबवर्ट ना किए जा सके, ठीक है, और पैसा एक्ट अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सके। सो लास्टली कंक्लूजन इसमें यही है, मतलब सिंपल सा कंक्लूजन था कि पैसा रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड स्टैंड्स फॉर पीपल्स सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। तो इसको लेटर एंड स्पिरिट में डालने की जरूरत है। यहाँ थोड़ा और क्रिएटिव हो के वो नेहरू जी का पंचशील वगैरह वो लिख सकते हो कि उसको फुली इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा, या ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेगा, अंत्योदय से सर्वोदय, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड आप लिख सकते हो आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है। सो ये था विद रिगार्ड्स टू पैसा एक्ट। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? करिए। तो ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस को लेके अब रिसेंटली जैसे सीओए सुप्रीम कोर्ट ने जो बना के रखी थी डिसॉल्व हुई, एआईएफएफ ने वापस से, ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल ने एआईएफएफ को वापस से एक्रेडिटेशन का लौटा दिया। इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सीओए अपॉइंट करा था बिकॉज एआईएफएफ में बहुत सारा भ्रष्टाचार था, देयर वाज फिफ्डम, करप्शन, नेपोटिज्म, एवरीथिंग। तो उस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने एक सीओए बनाया जिसमें कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज थे, बट इट वाज नॉट कंप्लीटली फोरम मैनेज्ड और रन बाय स्पोर्ट पर्सनालिटी। उसका काम था टू मेक अ स्पोर्ट्स कोड एंड मॉडल गाइडलाइंस ऑन नेशनल लेवल। हाउएवर फीफा ने देखा कि सीओए डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो उसने फाइनली इसका एक्रेडिटेशन ले लिया, इससे इसका रिकॉग्निशन वापस ले लिया। बट नाउ फीफा, आफ्टर सीइंग दैट सीओ हैज बीन डिसॉल्व बाय दिस पर्टिकुलर एक्शन, हैज गिवन द रिकॉग्निशन बैक। इसका फायदा क्या है? सो the major thing is that India is going to organize FIFA Under-17 Women's World Cup 2022. So ये था छोटा सा लाइमलाइट क्यों स्पोर्ट्स गवर्नेंस न्यूज में आया। स्पोर्ट्स गवर्नेंस पे है, सो इट इज डिफाइंड एज सिस्टम बाय विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस आर गवर्न्ड। दिस इंक्लूड्स डिफाइनिंग of the strategic objectives and the framework. So the process of oversights हो गया, the direction, mission, objective and strategies based on which decisions are made and implemented in a sports organization. So decision making के लिए भी important है एक organization का exist होना। In India दो विंग्स है जो broadly देख रही है स्पोर्ट्स सेक्टर को। सो पहली है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड सेकेंड है साई एंड अदर सच ऑर्गेनाइजेशंस। सो ओलंपिक चार्टर के लिए जो बना के रखा है आईओए, सच एज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एक्सेट्रा। और नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए वी हैव ऑर्गेनाइजेशन सच एज बीसीसीआई, जिनका अक्रेडिटेशन उन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन से लेके रखा हुआ, एफिलिएशन उनके पास है। ये हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल सा अभी तक। स्टेट सब्जेक्ट में है कि सेंट्रल सब्जेक्ट में? स्पोर्ट्स स्टेट में है। स्टेट में। सो वहीं से हमारा इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सो जो मल्टीपल इश्यूज है स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहे हैं, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव unclear roles and responsibilities. So multiple organization at various levels lead to issues of confusion, duplication of services and gaps in the sports ecosystem. Lack of professionalism. So retired bureaucrats, politicians, businessmen, ये chief post hold कर रहे हैं, and then the common issues that we face are fiefdom, factionalism, nepotism, irregular elections. जो प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं उनको हमेशा के लिए अपनी क्या बोलते हैं सर्विस देनी पड़ती है एक तरीके से। सो कहीं ना कहीं फीफ स्ट्रक्चर तो बहुत स्ट्रिंजेंट हो चुका है इन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑन चीफ पोजीशंस। देन वी हैव पुअर डिफरेंशिएशन, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। Then inadequate representation of athletes in the electoral colleges. So lack of voice of sports person in sports administration. Other issues kya hai? So there is discrimination, there is prevalence of unethical practices such as doping, unauthorized betting in sports, etc. Then comes financial issue. So हमें पता है कि sports एक state subject है, जिसके कारण क्या होता है, union government cannot directly fund the organizations. Then we have limited funds because the size of sports media and sponsorship industry in India was around $95 billion in financial year 20, but because it was centered around cricket, बाकी सब लोगों को drop से मिल रहे थे. Then comes governance structure.
सो क्लियर एंड फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ स्पोर्टिंग फेडरेशन रिक्वायर्ड रहता है, बट हमने ऊपर ही देख लिया जब फील्डम चल रहा है, सो हाउ वी कैन हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर लैक कर रहा है. इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट अपॉइंटेड अ COA फॉर डे टू डे अफेयर्स फॉर टेबल टेनिस एज वेल. Then there are multiple actors, so state के subject में आता है. Then you have union bodies who want to fund या want to select players, and then you have competitions on local and district bodies. And then additionally comes the private business जो कि CSR fund के through या sports league organize करवा के अपने players को खिलाना चाहते हैं, and then they want to lobby about them. So there, because there are multiple actors, sport organization are not able to function at their max. Then we have transparency issue. So poor accountability and transparency. We have opaque decision making, corruption, etc. So ये सारे issues lead to ineffective or poor sports governance with lack of leadership, integrity and sound policy. अब impact क्या हुआ है poor sports governance का on sports development? So there are visible significant gaps in sports infrastructure, coaching, talent identification and development, etc. India's poor performance. So poor performance of India in Olympics compared to other Commonwealth nations. Serious participation in only same sport like hockey, archery, wrestling, etc. So even जो roster select होता है national level पे, local level पे, state level पे, वो कहीं ना कहीं इन्हीं major sports में release हो रहा है, and then India participate in those sports only significantly. बाकी सब में कहीं ना कहीं वो अभी भी बत्ती गोल है. Then comes national pride. So performance in major events like Olympics, World Championships, etc. are many times associated with nation's pride. Sporting success also contribute to subjective well-being of its citizen. So national pride का अभी हमने issue देखा. We had Commonwealth Games, weightlifting में हमने बहुत जीता. जैसे championship की बात आई, because of fatigue, because of poor infrastructure, because of lack of insights by coach, players and management involved, हम लोग championship में unfortunately सिर्फ एक ही bronze जीते. So government initiative क्या है to address issues in sports governance? We have direct or indirect financial assistance to sports federation. For example, tax benefits है. Sports facilities for hosting events to National Sports Federation. Then we have a National Sports Development Code of India 2011, which is also known as Sports Code. And frankly ये open है, मतलब हर साल नया रूल्स आ रहा है, हर साल नए नॉर्म्स आ रहे हैं, और उसको कलेक्ट करके देन वी आर ट्राइंग टू exemplify or make a standard sort of code. It provides the minimum standards to be compiled by sports body. It is recognized by Delhi High Court as binding administrative directions to be compiled by Federation for recognition. आज स्पोर्ट्स कोड का की रिक्वायरमेंट क्यों है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में? सो पहला हमें एक लीगल स्टेटस मिल जाता है. It must be voluntary registered body rather than proprietary concern of partnership firm. Example BCCI. Status and recognition, so must be the apex body for relevant sports and recognition from relevant international or Asian federation and IOA. Internal requirements, so because of sports code we have a written constitution, and then there would be various reservations, various allocations according to category. Then we have elections, so there must be conduction of fair, transparent and democratic elections. Age and tenure limit, so comply with age and tenure limit of 70 years for all office bearers with tenure regulation. For example, 12 years for president with or without break. Sports person representation include prominent sports person as members in the organization. Office and account, so it must have office in Delhi as well as a proper account for financial transactions. And then impartial, transparent selection process, regular doping test for all players, and prevent age frauds as well as comply with RTI. So ये सारे कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर है एक स्पोर्ट्स कोड के जो अपने को चाहिए so as to guide national sports organization in India. Way forward क्या है? So we need a well-defined sport legislation, and hence we need to frame as soon as possible, which directs separate governance and management with proper checks and balances. There should be a professional sports governance and administration to curb the abuse of power. We have to develop educational resources on governance and promote collaboration to optimize resources use and services to meet the need of sports. So governance principles क्या हो सकते हैं? Values driven culture, game plan and measures to ensure integrity, accountability and transparency. Other than that जो हमारी diversity रहती है उसको भी हम कहीं ना कहीं काउंटर कर पाए. So डाइवर्सिटीज है इंडिया में.
अच्छा, ठीक है। कल्चर हो गया, ट्राइब हो गया, एथनिसिटी हो गई, फूड हैबिट्स हो गए, तो इन सब के बेसिस पे जो डिफरेंशिएशंस होते हैं, उसको बोल रहा है कि वो कहीं ना कहीं हम कर्व करके प्रॉपर एक सिलेक्शन प्रोसीजर बना पाए। देन इंट्रोड्यूस एंड इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स सच एज मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, रेगुलर इशूइंग ऑफ स्टेटमेंट्स, एक्सेट्रा, and adopt a bottom up approach. So we have to include the district levels, we have to include the local bodies, then state bodies, and kahin na kahin subsidiary decision making हमें लानी पड़ेगी, और we have to adopt a bottom up approach. कूल है। तो ये था स्पोर्ट्स गवर्नेंस के बारे में। मतलब इतना ऐसा कोई सवाल आज तक पूछा तो नहीं गया है, ना मेंस में पूछा है ना प्री के अंदर पूछा है, बट थोड़ा आजकल यूपीएससी काफी डायनामिक हो गया, तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। तो रिसेंटली न्यूज में इसलिए था बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज विड्रॉन द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल दैट वाज टेबल्ड इन लोकसभा बैक इन 2019, ठीक है। बहुत लंबे समय से ये पार्लियामेंट में अटका हुआ था, मतलब दिस वाज बीइंग हेल्ड अप बाय या बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे इसको ओवरहॉल करने के लिए, एंड प्रॉब्ली शायद उसी चक्कर में इसको रिवर्ट कर लिया गया, ठीक है। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। केस पुट्टास्वामी केस सबको पता होगा, 2017 का ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये चीज बोला था, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर ये एक इंट्रिंसिक पार्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन दिया, या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इस्तेमाल करते हुए राइट टू प्राइवेसी, जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था, उसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये चीज वो लेके आए, ठीक है, पिक्चर के अंदर। एंड उसी चीज से कंप्लाई करने के लिए, एंड ऑल्सो द ग्रोइंग डिमांड नॉट ओनली जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड, कि एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन सब कंट्री का होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया ने भी इस लाइंस के ऊपर एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाने का सोचा, ठीक है। तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, BN श्री कृष्णा कमेटी, ठीक है। तो कमेटी का नाम याद होना चाहिए, केस का नाम याद होना चाहिए, जिससे राइट टू प्राइवेसी वाला बात आया था। एंड देन BN श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक बिल पेश किया था, ठीक है। ऑल्दो उसमें वो सारी प्रोविजन नहीं थे, कुछ डिफरेंट प्रोविजंस भी थे, बट ये बिल जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है, लंबे समय तक वहां पे रहता है। एंड जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं JPC के द्वारा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, वो काफी बिल के हिसाब से काफी रेडिकल लग रहे होते हैं, मतलब बिल में बहुत इनफेक्टिव लग रहा होता है बिल रिकमेंडेशंस के हिसाब से। इसलिए द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि इसको नया बनाने की जरूरत है। ऑल्सो द स्टार्टअप्स और जो इंडिया की IT कंपनीज है, उनकी तरफ से भी ये लॉबी या डिमांड था कि इसको थोड़ा ओवरऑल किया जाए, ठीक है, ताकि ये और बिजनेस फ्रेंडली बने। सो इश्यूज क्या क्या थे, क्यों विड्रॉ किया गया? पहला तो हाई कंप्लायंस कॉस्ट, तो इंडस्ट्रीज स्पेशली स्टार्टअप्स का ये मानना था कि जो लोकलाइजेशन रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, जिससे बिजनेस करना इंडिया में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंसिंग डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, ठीक है। तो डेटा प्रोटेक्शन भी होना चाहिए और प्राइवेसी भी होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को बैलेंस करना थोड़ा सा इस लॉ के अंडर मुश्किल हो रहा था। फिर concerns raised by opposition, especially with respect to the power the bill was giving to government agencies, ठीक है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को बहुत ज्यादा स्वीपिंग पावर्स मिल रहे थे कि वो किसी का भी डेटा ले सकते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और वो किस तरीके से ले सकते हैं इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्या कोई ग्राउंड था कि इस ग्राउंड पे ही ले सकते हैं, या जो ग्राउंड दिए भी गए थे वो बहुत ज्यादा एम्बिगुअस थे या वेग थे, जिसके चलते गवर्नमेंट वॉज बिकमिंग या गवर्नमेंट एजेंसी वॉज बिकमिंग ऑल पावरफुल, वो किसी का भी इंफॉर्मेशन उठा सकते थे, इस चीज का खतरा था, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट अलाइन विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप, ठीक है। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि नए नए तरह की टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, लाइक AI, रैंसमवेयर, क्रिप्टोज, NFTs, ठीक है। तो ये सब डिमेंशन जो थे ये हमारे जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें मिसिंग थे, ठीक है। तो उससे भी कंप्लाई करने की जरूरत थी, या और उसको होलिस्टिक बनाने की जरूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट,
कंसर्न सिविल सोसाइटी की तरफ से भी थे, जो पॉइंट पहले रेज किए गए कि स्टेट को बहुत ज़्यादा स्वीपिंग पावर मिल रहे हैं। और एक इसमें इश्यू भी ये भी था कि पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात की गई थी, पर्सनल डेटा को तो प्रोटेक्ट करेंगे बट नॉन पर्सनल डेटा जो है उसको सेल कर सकते हैं। तो सवाल ये उठ रहा था, आप डिफाइन कैसे करोगे कि पर्सनल क्या है और नॉन पर्सनल क्या है, या कैसे बनाओगे नॉन पर्सनल डेटा और पर्सनल डेटा, ठीक है। तो वो भी एक इश्यू था जिसके चलते कई सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इस बिल को अपोज किया था, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है, हमने चैलेंजेस बता दिए तो अब हमें वे फॉरवर्ड भी बताना पड़ेगा। तो पहला, जो भी कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ आता है, इट शुड टेक कंसिडरेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। फिर उसमें सिविल सोसाइटी हो सकती है, प्राइवेट हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। उन सभी स्टेक होल्डर्स का कंसेंट होना चाहिए या उनकी जो आइडियाज है उनका कंसिडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हो, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपीआर। यूपीएससी ने आई थिंक प्री के अंदर जीडीपीआर पे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी तो बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है जीएस 3 के अंदर। इस बार भी साइबर सिक्योरिटी से एक सवाल था मेंस के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, ग्लोबल बेंचमार्क जो है अभी ये जीडीपीआर का ही चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया कैन टेक क्यूज फ्रॉम जीडीपीआर, या सिंगापुर का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी अच्छा है, ठीक है। तो इन सब जो ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुके हैं उनसे इंडिया इंस्पायर हो सकता है। Next, there is a need to engage greater stakeholder consultation and need to seek expert inputs to form a robust legislation. ठीक है, it should not be only government centric, ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ एक रेगुलेटर है लेकिन उसमें और भी स्टेक होल्डर्स होंगे, तो उन सबके रिकमेंडेशंस लेने की जरूरत है। एंड लास्टली, न्यू बिल शुड गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल small Indian startups and content creator vis-a-vis giants who are dominating the space at the moment, ठीक है। तो सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ बड़ी कंपनीज लाइक गूगल और इन सबको एडवांटेज दे जाए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सोशल मीडिया सेंसरशिप एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ट्विटर का ये ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है, उसमें इंडिया वाज ऑन 4th नंबर इन टर्म्स ऑफ कि कितना रिक्वेस्ट किया गया कंटेंट रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये रिपोर्ट 2014 से लेकर 2022 तक का है और इसमें इंडिया वाज ऑन द 4th स्पॉट आफ्टर जापान, टर्की एंड रशिया, ठीक है। सो why does the need for social media regulation arise, ठीक है। तो पहला, it can disrupt या to check disruption in society, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया के थ्रू पोलराइजेशन किया जाता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाइक हेट क्राइम्स अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न सिटीजन्स इन दिल्ली और बैंगलोर, ठीक है। तो वहां पे कई बार लोगों को पोलराइज कर सकते हैं कि ये सर्टेन सेक्शन या सर्टेन टाइप के ऐसे ऐसे लोग हैं और ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो फॉल्सली उनको एलेज करना और फिर उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाना, तो इस टाइप की चीजें सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है कंट्री का उसको डिसरप्ट कर सकते हैं। कर्टेल फेक न्यूज, ठीक है, विच कैन लीड टू वायलेंस, रेडिकलाइजेशन, फियर मॉन्गरिंग, ठीक है। तो बहुत बार हमने देखा है कि व्हाट्सएप के जरिए या ट्विटर के जरिए वीडियोस को बहुत रैपिड पेस पे स्प्रेड किया गया, ठीक है। जैसे अभी रिसेंट उदयपुर किलिंग हो गया या फिर मुजफ्फरपुर राइट्स हो गए, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं कि कैसे एक बहुत टेंस माहौल कुछ बहुत छोटे से समय में क्रिएट कर दिया गया था थ्रू फेक न्यूज, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग केस ऑफ साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग क्या है, मतलब कोई आपको जैसे फिजिकली नहीं स्टॉक करके डिजिटली स्टॉक कर रहा है, ठीक है। तो वो अनोनिमिटी ऑफर करता है सोशल मीडिया एंड उसी का फायदा उठा के कई लोग साइबर स्टॉकिंग करते हैं। तो ये रेगुलेशन अगर हम करते हैं तो उससे ये साइबर स्टॉकिंग के इंसिडेंट कम हो सकते हैं। एंड लास्टली, प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल यूएस का कैपिटल हिल राइट है। कैपिटल हिल वो ऑफिस हो गया प्रेसिडेंट का, ठीक है। वहां जाके कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था क्योंकि ट्विटर को यूज करके ट्रम्प ने बोला था कि इलेक्शन के रिजल्ट जो है ये गलत हैं और इस टाइप की बातें करके लोगों को भड़का दिया था,
ठीक है। सो डेमोक्रेसी के खिलाफ चले गए थे। या फार्मर प्रोटेस्ट में हमने देखा था कैसे उन्होंने आई थिंक रेड फोर्ट के ऊपर झंडा फहरा दिया था अपना खुद का ही कुछ, ठीक है। तो वो सब चीजें गलत है और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो इसलिए भी जरूरत है रेगुलेट करने की। तो इसी लाइंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या हमारे इंडिया के अंदर जो आईटी रूल्स है वो कैसे शेप हुए, पहले इनको देख लेते हैं। तो अभी रिसेंटली आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके अंदर चेंजेस लाए गए थे 2020 के अंदर, ठीक है। नाउ दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब जनरली कोई भी एक्ट आता है तो वो होल ऑफ इंडिया के लिए होता है, लेकिन इस एक्ट को ऐसे इंसिडेंट्स के लिए भी लगाया जा सकता है जहां पे ये ऑफेंस किसी ने इंडिया के बाहर किया हो लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडिया में हो रहा हो, ठीक है। तो उसके ऊपर भी इस एक्ट के थ्रू कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। सो नॉट ओनली जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके अंदर भी एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट, तो दिस एक्ट प्रोवाइड्स वैलिडिटी टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। आजकल मॉडर्न डे की डिमांड ये हो गई, जैसे जीएसटी में अगर आपको कभी साइन करना है तो वहां पे आप डिजिटल सिग्नेचर मांगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गए हैं, ठीक है। अब आपको स्टैम्प पेपर वाले कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसको भी रिकग्नाइज करता है आईटी एक्ट के अंदर, ठीक है। फर्दर इट मेक्स प्रॉब्लम्स लाइक हैकिंग, डेटा थेफ्ट, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। देन 2008 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था सेक्शन 66A, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ऐसा ऑफेंसिव कंटेंट जो है वो लगता है किसी को भी तो उसको पुलिस जो है वो एक्शन लेकर अरेस्ट कर सकती है किसी को भी जिसपे ऐसा एलिगेशन है कि उन्होंने कोई ऑफेंसिव कंटेंट ऑनलाइन डाला है, ठीक है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था इन द फेमस श्रेया सिंगल केस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, श्रेया सिंगल केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बार बार न्यूज में भी आता रहता है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे इंसिडेंट आते रहते हैं जहां पे सेक्शन 66A का इस्तेमाल करके पुलिस ने किसी को जेल में डाला होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है श्रेया सिंगल केस। नेक्स्ट, 2021 में गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स नोटिफाई किए थे, ठीक है। वो एक मेजर डेवलपमेंट था, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर बोली गई थी, जैसे एक प्रोविजन द सेफ हार्बर प्रोविजन, ठीक है। तो श्रेया सिंगल केस में ये चीज सामने आई थी कि जो इंटरमीडियरीज हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो दे शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट दैट यूजर इज पोस्टिंग, ठीक है। अब यूजर के पास अपना डिस्क्रिप्शन है, अगर वो चाहता है कि कोई ऑफेंस कमिट करना है तो वो अपने पार्ट पे उस ऑफेंस को कमिट कर रहा है, ठीक है। इंटरमीडियरीज का इसमें कोई हाथ नहीं होता, ठीक है। ऐसा इस प्रोविजन के अंदर ये मतलब आइडिया था कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज का कोई रोल नहीं है, जो भी इशू क्रिएट हो रहा है वो यूजर की वजह से हो रहा है, यूजर ने जो भी डेटा डाला है, ठीक है। तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को एक सेफ हार्बर मिला हुआ था, मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई जो होगी वो उस यूजर के खिलाफ होगी, ठीक है। लेकिन ये जो नए आईटी रूल्स आए थे इनके अंदर बोला गया कि अगर आप इन रूल से कंप्लाई नहीं करते हो तो आपके ऊपर जो ये सेफ हार्बर प्रोविजन अभी तक लग रहे हैं वो आपसे विड्रॉ कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ट्विटर के साथ कुछ इशू हुआ था कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन भी मिले थे कि अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो फिर हम आपसे ये सेफ हार्बर प्रोविजन जो है ये हटा लेंगे। तो बाद में जो भी प्रोविजन थे इनके उससे कंप्लाई करना पड़ा था ट्विटर को, ठीक है। अब प्रोविजन क्या क्या थे, तो पहले तो एक क्लासिफिकेशन कर दिया गया था कि कौन कौन सी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होंगी, ठीक है। जैसे 50 लाख से ऊपर जिनके भी यूजर बेस है दे वर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, ठीक है। ऐसा क्लासिफिकेशन किया गया था, तो इसमें ट्विटर फेसबुक ये सब लोग आ जाएंगे। तो इन पे थोड़ा सा इंक्रीज फोकस है कि इन लोगों को तो कंप्लाई करना ही होगा प्रॉपरली, और थोड़े से और लॉज इनके लिए स्ट्रिंजेंट हो सकते हैं या रूल्स और स्ट्रिंजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बोला गया था, पहला एक्सपीडिशियस रिमूवल होना चाहिए प्रोहिबिटेड कंटेंट का, ठीक है। तो आपको 24 आवर्स के अंदर कोई भी ऐसा रूल का वायलेशन हो रहा है उसको चेक करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा और उसको डिस्पोज करना पड़ेगा विद इन 15 डेज, ठीक है। देन अपील मैकेनिज्म अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर, ठीक है। हर आईटी इंटरमीडियरी कंपनी को
एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर ही होगा, इंडियन सिटीजन होगा, और उसके पास आप अपने ग्रीवेंस रेज कर सकते हो। अगर वहां पे भी इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा तो ऊपर एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी रहेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो ऐसा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा कि पहले आप सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के लेवल पे ही आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर वहां सॉल्व नहीं होता तो फिर आप ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को पोस्ट करोगे। अगर वहां पे भी नहीं हो रहा तो फिर आप ये ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के पास जाओगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिठा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ और रूल्स थे, मतलब ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जो रूल थे ये सिर्फ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के लिए नहीं थे। इसके अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड किया गया था, डिजिटल न्यूज को भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है। डिजिटल न्यूज जैसे बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल हो गए जो सिर्फ सोशल मीडिया पे, जैसे वो ध्रुव राठी हो गया या फिर वायर वगैरह हो गए, ठीक है, जिनके ऑनलाइन न्यूज चैनल मतलब ऑनलाइन है, वो उनका कोई केबल टीवी वाला प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। सो इन सभी के लिए ये रूल्स बनाए गए थे। ऑल्दो इसमें बहुत सारे इश्यूज थे, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के रेस्पेक्ट में, तो इशू ये हुआ था कि कई बार ये कंपनीज बोल रही थी कि बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है विच इज लीडिंग टू सेंसरशिप, ठीक है। मतलब जेन्युइन जो डाइसेंट है उसको भी सेंसरशिप किया जा रहा है। फिर पोटेंशियल मिसयूज ओवर रेगुलेशन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक प्रोविजन है लॉ के अंदर, जिसके चलते गवर्नमेंट्स को या स्टेट को बहुत ज्यादा एक्सेसिव पावर मिल जाती है वीजा वी सिटीजन्स, ठीक है। इनफेक्टिव इन सर्टेन केसेस, तो कई बार जो सेंसर्ड मटेरियल होता है वो वेबसाइट से भले ही हटा लिया जाए लेकिन वो और जगह अवेलेबल होता है। जैसे आई गेस रिसेंटली अभी एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कुछ केस हुआ था जहाँ पे कुछ गर्ल्स की वीडियोस लीक कर दी गई थी, ठीक है। तो ऑल्दो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली वर गिवन ट्विटर वगैरह को कि आप वो वीडियोस हटा लीजिए, बट स्टिल वो कई और वेबसाइट्स पे अवेलेबल थी, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि ये जो रूल्स है कितने इनइफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक इश्यू ये भी था, फर्स्ट ओरिजिनेटर, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि ये एक सर्टेन मीडिया जो है ये वायरल हो गया है, ठीक है। तो अब ये वायरल हो गया तो इसको बहुत सारे लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन इसको सबसे पहली बार किसने फॉरवर्ड किया था, ये क्या हमारे पास पता लगाने के लिए कोई मैकेनिज्म है? तो ये भी एक इश्यू है कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसको पता लगाना मुश्किल होता है, और फर्स्ट ओरिजिनेटर से ही पता लग सकता है कि इंटेंट क्या था। कई बार क्या होता है कि लोग बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे थिंक कि ये किसी और से आया इसका मतलब ये ट्रू होगा, तो वो भी एक इशू है। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कैच द फर्स्ट ओरिजिनेटर। सो ये कुछ इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है इस लॉ के अंदर। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। तो पहला, एनकरेज सेल्फ रेगुलेशन। तो ये ऑलरेडी आईटी रूल जो है इनके अंदर ये प्रोविजन दिए गए हैं कि जो जैसे नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी होगी, ठीक है, तो उनका एक अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगा जिसको रिकॉग्नाइज करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन वो तो स्टैट्यूटरी है, ठीक है, तो वहां पे तो कोई थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई गवर्नमेंट मैंडेटेड बॉडी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो भी ऑटोनॉमस ऐसी कोई रेगुलेटिंग एंटिटी होगी जहाँ पे सब लोग एग्री कर रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर लेगी, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाकर रखेगी। नेक्स्ट, कोडिफिकेशन ऑफ ऑल मीडिया रूल्स, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन या जो वेगनेस है या एम्बिग्विटी है, इसको कब तभी किया जा सकता है जब लॉज प्रॉपरली कोडिफाइड हो, ठीक है, तो वो करने की जरूरत है। लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ सेंसरशिप पावर ऑफ स्टेट। तो आप कैसे स्टेट की पावर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो? आप एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बना दो, ठीक है, एक ट्राइब्यूनल बना दो, सोशल मीडिया ट्राइब्यूनल या इंटरनेट ट्राइब्यूनल, ऐसा करके वेयर गवर्नमेंट विल ओनली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। जो मेन काम होगा वो रेगुलेटरी बॉडी करेगी। नेक्स्ट, अडॉप्टिंग प्रोएक्टिव एंड प्यूनिटिव स्टेप्स टू एड्रेस हेट स्पीच, ठीक है। अभी हमारे पास हेट स्पीच स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, ऑल्दो हमारे पास सेक्शन 153A है ऑफ सीआरपीसी जिसके अंदर क्रिएटिंग एनिमोसिटी बिटवीन रिलीजियस फैक्शंस है, ठीक है, तो वो वाला है। बट ये जो हेट स्पीच है इसको भी कोडिफाई करने की जरूरत है ताकि इसको प्रॉपरली स्टॉप किया जा सके।
नेक्स्ट, प्रमोटिंग प्रोफेशनल एजुकेशन इन मीडिया, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करो कि क्या मीडिया ऑथेंटिक है, क्या मीडिया अनऑथेंटिक है, आप कैसे पता लगा सकते हो कि कोई चीज फेक है या रियल है, ठीक है, तो वो सब चीजों की अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। सो ये था विद रिगार्ड्स टू आईटी रूल्स। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, तो ये देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट कुछ न्यूज इन शॉर्ट से देख लेते हैं। पहला पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, ठीक है, तो अभी रिसेंटली राज्यसभा के जो चेयरमैन है उन्होंने क्लैरिफाई किया था, MPs do not enjoy any immunity from arrest in criminal cases when the house is in session and cannot avoid summons issued by law enforcement agencies, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी क्यों राइज हुई थी? क्योंकि MPs को इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम सिविल केसेस, ठीक है, 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर, ठीक है, वो सिविल के केसेस में मिलती है, लेकिन क्रिमिनल में इन्होंने क्लासिफाई किया कि ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती है। तो अगर आप कहीं से समन आया तो आप जाइए वहां पे, ठीक है, आप इन प्रिविलेजेस का सहारा नहीं ले सकते। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है क्या, तो यहाँ पे बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आप कीवर्ड्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटी एंजॉय बाय MPs इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, ठीक है, ये इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिविजुअली जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, पार्लियामेंट के अंदर खुल के जो भी उनके विचार है वो व्यक्त कर सकते हैं, और उनके जो विचार हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में रखे हैं उनको उनके खिलाफ कोई और प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह में कहीं पे नहीं चला सकते हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ समथिंग सेड इन पार्लियामेंट। ये एक प्रिविलेज है जो दिया गया है MPs को, सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शन, ठीक है, अलॉन्ग विद द MPs। ये पावर जो है प्रिविलेजेस की, ये और भी लोगों को मिलती है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए या कोई ऐसा यूनियन मिनिस्टर जो अभी इलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, उन ये लोग भी ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंजॉय करते हैं, ठीक है। और अगर ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सपोज कोई ब्रीच कर देता है तो दिस इज कंसीडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल को, ठीक है। ऑल्दो ये प्रिविलेजेस जो हैं ये प्रॉपरली कहीं डिफाइन नहीं है कि ये क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, लेकिन इनका जो रेफरेंस है हमें मिलता है आर्टिकल 105 फॉर पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 194 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। सो अभी तक जो ये प्रिविलेजेस हैं ये कन्वेंशंस के हिसाब से चल रहे हैं जो ब्रिटिश टाइम पीरियड से चले आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक इनको कोडिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, जिसके चलते बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी बनी रहती है। सो एक वे फॉर्म में यही लिख सकते हो कि यार इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दो या कोडिफाई कर दो ताकि जो एम्बिग्यूटी है वो खत्म हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। नेक्स्ट, अभी 14 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़। तो यूपीएससी ने इस बार 2022 के अंदर मेंस के अंदर GS2 में ये सवाल भी पूछा था, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, तो आपको थोड़े बहुत नुआंसेस पता होने चाहिए थे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस क्या है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 63, ठीक है, and he is also the ex officio chairman of Rajya Sabha, elected by the method of indirect election, members of an electoral college consisting of the members of both house, ठीक है। He holds the office for a term of 5 years but can resign or can be removed before the completion of 5 years, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रोविजन जो आपको पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, तो ये पता होता तो आप इजीली आई गेस थोड़ा ये सवाल को कर पाते। नेक्स्ट चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। तो अभी जैसा कि आपको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये 2017-18 का जो बजट था उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए आइडिया टू क्लीन पॉलिटिकल फंडिंग इन द कंट्री, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अगेन कीवर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो बता सकते हो व्हाट इज बेयरर इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट?
या कोई एग्जाम्पल है और किसी बेयरर इंस्ट्रूमेंट का? ठीक है, जैसे हमारे, क्या बोल रहे हो? रुपी का नोट। हाँ, बहुत बढ़िया। इंडियन रुपी जो है वो एग्जाम्पल है बेयरर इंस्ट्रूमेंट का। बेयरर इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर किसी पर्सन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मैं चेक इशू करता हूँ तो चेक में मैं ये लिखता हूँ फलान फलान आदमी को ये चेक जाना चाहिए, ठीक है, या ये फलाना आदमी इस चेक में से पैसा निकाल सकता है। लेकिन बेयरर इंस्ट्रूमेंट में किसी का नाम नहीं होता। ठीक है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट जो भी उस इंस्ट्रूमेंट को ओन कर रहा होता है, ठीक है, मतलब फिजिकली ओन कर रहा है, उसके पास उसका ओनरशिप है। ठीक है, तो वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड में भी यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं दी होती, ऑल्दो केवाईसी होकर ये मिलता है, लेकिन बेयरर इंस्ट्रूमेंट में पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होती जिसने भी उस बॉन्ड को खरीदा होता है, और डायरेक्टली जो जिसने भी इसको खरीदा है वो पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी इसको इनकैश करा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड की वैलिडिटी की, तो ये 15 दिन तक वैलिड रहते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग। ठीक है, इशू कौन करता है? तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करता है, और कोई बैंक से आपको ये मिलेगा नहीं। और परचेज कौन कर सकता है? तो सिटीजन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद एनी एंटिटी, मतलब यानी कॉर्पोरेट भी इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट वो वाले जो इंडिया में स्टैब्लिश हैं या इंडिया में इनकॉर्पोरेट। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल्स में होते हैं ये ऑफ 1000। ठीक है, मतलब 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, फिर लाख हो गया, 10 लाख, मतलब मल्टीपल्स ऑफ टेंस ऑफ 1000। ठीक है, तो उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हो, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज को 15 दिन के अंदर देना, अदरवाइज फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और ले कौन सकता है? तो इसके लिए एलिजिबिलिटी भी है, registered political parties that have secured at least 1% of votes polled in the most recent general और assembly election। तो सिर्फ उन्हीं को ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेने की परमिशन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये चीज बोल के इंट्रोड्यूस किया था कि हम लोग जो है इलीगल जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है उसको रोकेंगे, ब्लैक मनी का इनकॉर्पोरेशन रोकेंगे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रोकेंगे। ठीक है, तो आइडियाज तो बहुत अच्छे अच्छे दिए गए थे या रीजन बहुत अच्छे अच्छे दिए गए थे, लेकिन देर आर सेवरल कंसर्न्स विच हैव बीन रेज्ड अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जैसे कि अनोनिमस डोनेशन है। अब किसी को पता ही नहीं है कि कौन किसको डोनेशन दे रहा है, तो विच बेसिकली कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अकॉर्डिंग टू एडीआर, एडीआर जो है वो एक लीडिंग एनजीओ है, इलेक्शंस को रिफॉर्म करने में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो एडीआर की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो फंडिंग हुई है इंडिया के अंदर, टोटल 8 नेशनल पार्टीज हैं। तो बीजेपी की जितनी फंडिंग हुई है, अगर आप उसको एड अप कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू द अदर 7 नेशनल पार्टीज, तब भी वो उसका दुगना पड़ता है। ठीक है, यानी जितनी बाकी 7 नेशनल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग हुई है, बीजेपी को उसको दुगना हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना स्टार्क डिफरेंस है पॉलिटिकल फंडिंग में। नेक्स्ट, it allows the possibility of corporates to misuse as it's remove the limit on companies donation to political parties। ठीक है, अब क्योंकि आपका डिटेल कहीं लीक ही नहीं हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं है कि कॉर्पोरेट्स कितना पैसा डाल रहा है, ऑल्दो पार्टीज डिस्क्लोज कर सकते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि उनको डिस्क्लोज करना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिलेक्ट पार्टीज को अलाउ करेगा, क्योंकि हमने देखा पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, और फिर हम देख रहे हैं ये जो पार्टी इन पावर होगी उसको ज्यादा फेवर करता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। सो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर इलेक्टोरल रोल। तो इसमें ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, हमें पता है कि जो बाइफर्केशन हुआ था जम्मू कश्मीर का, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए। तो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले जो इलेक्शन हो रहे थे, मतलब असेंबली के जो इलेक्शन थे, वो वहां का जम्मू एंड कश्मीर आरपीए एक्ट, मतलब इनका आरपीए एक्ट अलग था 1957 का। हम जो जनरली फॉलो करते हैं या रीड करते हैं वो 50 और 51 वाला देखते हैं। ठीक है, लेकिन इनका अपना एक स्टेट का अलग था। लेकिन जैसे ही बाइफर्केशन हुआ तो ये आरपीए एक्ट
1957 का, ये नल एंड वॉइड हो गया जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर वाला पहले परमानेंट रेजिडेंट को अलाउ करता था दैट दे आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। लेकिन अब ये हट जाने के बाद जो नए रूल्स आए हैं उसके अंडर कोई भी पर्सन जो रह रहा है नॉर्मली वो भी इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है या वोटर आईडी कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो यही था इसके अंदर, बाकी एज सच कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम आगे चल सकते हैं। रिकग्नाइजिंग माइनॉरिटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करने की बात करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट माइनॉरिटीज का क्या स्टेटस है इंडिया में वो थोड़ा सा हमने पता होना चाहिए। तो पहला है सुप्रीम कोर्ट में टीएमए पाई केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी आर टू बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग स्टेट एज ए यूनिट, ठीक है। तो स्टेट को एज ए यूनिट मानकर हम जो है कंसीडर करेंगे कि माइनॉरिटी क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट माइनॉरिटी, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि माइनॉरिटीज क्या है, बस एक रेफरेंस है कि हाँ माइनॉरिटीज है कुछ चीज। तो राइट ऑफ माइनॉरिटी हैज बीन स्पेल्ड अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 प्लस आर्टिकल 350 बी के अंदर आपको स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का प्रोविजन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक रेफरेंस है कि हाँ माइनॉरिटीज की बात हो रही है, बाकी डिफाइंड नहीं है माइनॉरिटीज क्या है। लेकिन हमारे पास एक बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसने डिक्लेयर किया है 6 कम्युनिटीज को, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स और जोरास्ट्रियंस एज माइनॉरिटीज, ठीक है। सो ये था माइनॉरिटीज के बारे में। केस थोड़ा देख लेना, टीएमए पाई और ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल पता होना चाहिए 29 एंड 30, ठीक है। तो यही था। आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। तो आजकल यूपीएससी ये थोड़े बहुत जुडिशियल टर्म्स या लॉ बेस्ड टर्म्स थोड़ा पूछ रहा है, तो अपने को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कह सकते हो कि 5 से ज्यादा अगर जजेस किसी एक बेंच के अंदर बैठ रहे हैं, ठीक है, तो विल कंसीडर इट कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, ठीक है। सबसे बड़ा बेंच अगर हम बात करें अब तक सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, तो सबसे बड़ा बेंच बैठा था केशवानंद भारती केस में, वहां पे 13 जजेस का बेंच था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, ठीक है। तो जब भी 5 जज या उनसे ज्यादा होंगे तो विल से कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन होता है कॉल्ड डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच क्या होता है? जब 3 या 2, 3 या 3 उससे ज्यादा जजेस बैठते हैं तो उसको डिवीजन बेंच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो प्रेजेंटली जो सिस्टम था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, ये एक एडहॉक बेसिस पे रहता था। मतलब सीजीआई जो है, जो हम उनको बोलते हैं ना मास्टर ऑफ द रूस्टर, वो क्यों बोलते हैं कि वो रोस्टर जो है वो तैयार करते हैं कि कौन सी बेंच जो है कौन सा केस देखेगी, तो ये काम सीजीआई करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला नाम पड़ता है उनका। तो वो सीजीआई जो है वो एडहॉक बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना देते हैं, यानी जब भी जरूरत होगी, कोई ऐसा केस आया जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने की जरूरत है, तब वो बनेगी, और जैसे ही केस डिस्पोज हो जाएगा तो वो बेंच खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि एक परमानेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रखेंगे ताकि जो भी केस आएगा उसको इफेक्टिवली टाइमली डील किया जा सके, ठीक है। सो कब कब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना जरूरी हो जाता है? जैसे कि आर्टिकल 143 के अंदर जब कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन अराइज हो जाता है रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट इज सॉट एससी's ओपिनियन ऑन सम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। या 2 or more सुप्रीम कोर्ट जज हैव डिलीवर्ड 2 or more 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव डिलीवर्ड कंफ्लिक्टिंग जजमेंट, वहां पे एक बड़े बेंच को रेफर कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आई थिंक अभी सबरीमाला का केस हुआ था, ठीक है, तो वहां पे ऑल्दो 5 जज बेंच था, लेकिन जब केस वापस रिव्यू पिटिशन में आया तो उन्होंने बोला कि इसको और बड़ी जज की बेंच को भेजेंगे हम लोग। तो आइडिया वही होता है, जितना ज्यादा प्लूरैलिटी होता है तो शायद जस्टिस उतना बेटर हो जाए, ठीक है।
नेक्स्ट 3 जज बेंच होती है, डाउट्स द करेक्टनेस ऑफ अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय प्रीवियस 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसको रिव्यू पिटिशन बोलते हैं कि आप फैसला आ गया है और आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर वापस अर्जी डालते हो कि ये शायद जजमेंट हो सकता है कि कुछ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया, तो आप इसमें वापस रीलुक कीजिए, और वहां पे उनको लगता है कि हाँ शायद कुछ इश्यू हुआ है, तो हम लोगों को वापस कंसीडर करना चाहिए, तब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन हो सकता है। सो दिस वाज द आइडिया विद रिगार्ड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो इतना ही था इसमें जानने लायक, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है आज के दिन का, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1988। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कुछ प्रोविजन स्ट्रक डाउन किए कर दिए गए थे। ठीक है, पूरा नहीं स्ट्रक डाउन किया, कुछ प्रोविजन को स्ट्रक डाउन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन कौन सा लगेगा, तो बता सकते हैं कौन सा डॉक्ट्रिन लगेगा यहाँ? तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी होता है। ठीक है, कि पूरा लॉ खत्म नहीं किया है, जो जो पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे या अल्ट्रा वायरस थे उनको स्ट्रक डाउन किया है केवल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो एक्ट था 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है कि पेमेंट किसी और ने करी है लेकिन जो रजिस्ट्री हुई है वो किसी और के नाम हुई है। ठीक है, तो ये आइडिया था कि लोग जो थे वो अपना ब्लैक मनी छुपाने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए बेनामी संपत्ति खरीदते थे, बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। तो इस चीज को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया था। ठीक है, 2016 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था which expanded the scope and punishment for benami transaction, added provision like confiscation of property obtained through benami transaction। ठीक है, तो ये सब प्रोविजन इसमें ऐड करके इस लॉ को और टीथ दिए गए थे, टीथ या इसको और स्ट्रिंजेंट किया गया था। ठीक है, however supreme court found that certain provisions are unconstitutional like section 3 of 1988 act according to which इसके अंदर जो प्रोहिबिशन पनिशमेंट थी वो रेट्रोस्पेक्टिव दी जा रही थी। ठीक है, तो आर्टिकल 20 जो है हमारा प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फ्रॉम सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है, तो वो बेसिकली ये बोलता है कि डबल रेट्रोस्पेक्टिव एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लगा सकते। जैसे आर्टिकल 20 के अंदर 3 प्रोविजन होते हैं, पहला एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन और तीसरा डबल जेपरिडी। ठीक है, तो ये 3 चीज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 20 के अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली लग रहा था फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो वो चीज अलाउड नहीं है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर ये देखने को मिला सेक्शन 5 ऑफ 2016 एक्ट अलाउज फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो ये भी रेट्रोस्पेक्टिवली लग रहा था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन सब डिसीजन को क्वैश कर दिया। So this was the idea behind बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। तो अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या?